नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आरजेडी चीफ लालू यादव की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को चेतावनी, कहा जातीय जनगणना नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव 2022, अखिलेश यादव बोले किसानों पर भाजपा के जुल्म व अत्याचार नहीं भूलेंगे यूपी वाले। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड हरीश रावत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले डबल इंजन की सरकार सिर्फ बदलती रही इंजन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा भारतीयों की पीड़ा को बूटों तले कुचलिए मत। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के दौरे का कांग्रेस समेत कई संगठनों ने किया विरोध, काले झंडे दिखाने की कोशिश, गिरफ्तार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। चलते हैं पहले खबर की तरफ। आरजेडी चीफ लालू यादव की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को चेतावनी, कहा जातीय जनगणना नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को दिल्ली में कहा कि हम जातीय जनगणना लागू कराने के लिए आंदोलन करेंगे। सभी पार्टी के लोग तैयार हैं। लोकसभा में केंद्र सरकार ने कहा था कि जातीय जनगणना संभव नहीं है। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराए। हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो हम लोग देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। लालू यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी यह योजना बना रहे हैं कि जातिगत जनगणना न हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए सरकार को उन्हें नौकरी देनी है। सरकार भले ही मना करे, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जाति आधारित जनगणना हो। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अफसरशाही है। यह बात हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ जो हुआ वह गलत हुआ, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी के विधायकों ने वंदे मातरम गाने से मना किया तो लालू प्रसाद यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया। लालू यादव ने कहा, ओवैसी को सब जानते हैं, वह बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए। इससे पहले बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा था कि राज्य अपने संसाधनों की मदद से ओबीसी की गिनती की मांग पर दबाव डालने के लिए वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को दोहराया था कि जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों को शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए बिहार के सामने राज्य विशेष की कवायद ही एकमात्र विकल्प बचा है। तेजस्वी ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने मॉनसून सत्र के दौरान उनके अनुरोध पर कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने नीतीश पर इस मामले को लेकर आनाकानी करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र ने बहुत पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। जातिगत जनगणना के पक्ष में बिहार विधानमंडल द्वारा 2 बार सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किए गए हैं और इसकी वकालत करने वालों का मानना है कि सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के अच्छे वितरण का रास्ता बेहतर करेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, अखिलेश यादव बोले किसानों पर भाजपा के जुल्म व अत्याचार नहीं भूलेंगे यूपी वाले। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के लोग भाजपा सरकार में किसानों पर हुए अत्याचारों को नहीं भूलेंगे और चुनाव में जवाब देंगे। प्रदेश के लोगों ने लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाकर इस बात का संदेश दे दिया है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाकर यूपी वालों ने बता दिया है कि वो न तो किसानों पर पीछे से किए गए वार को भूलेंगे, न किसानों की शहादत को और न ही भाजपा के जुल्म और अत्याचार को। उधर समाजवादी विजय यात्रा लेकर शुक्रवार को झांसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को सब कुछ दिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। अब क्षेत्र की जनता भाजपा को इसका करारा जवाब देगी। जनता आगामी चुनाव में बुंदेलखंड से भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी। यात्रा को मिलने वाला जनसमर्थन इस बात का स्पष्ट संदेश दे रहा है कि क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है। सपा मुखिया ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की जनता ने क्षेत्र की सभी 19 सीटें भाजपा को दी थी। इसके बाद लोकसभा की 4 सीटों पर भी भाजपा को जिताया, लेकिन बदले में भाजपा ने कुछ नहीं दिया। न नौजवानों को रोजगार मिल पाया और न ही किसानों को खाद, यहाँ तक कि समाजवादी पेंशन तक बंद कर दी। प्रदेश में सपा सरकार बनने पर महिलाओं को 3 गुना पेंशन दी जाएगी। अखिलेश ने कहा कि झांसी की जनता से मुख्यमंत्री ने यहां मेट्रो ट्रेन चलाने तथा झांसी को सीधा दिल्ली से जोड़ने का वादा किया था, लेकिन ये किया नहीं गया। किसानों की आय आधी रह गई है, जबकि महंगाई दोगुनी हो गई है। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में नागरिकों के सीने पर गोली मारी थी, लेकिन भाजपा ने किसानों पर पीछे से जीप चढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता पर बुलडोजर चलाया, अब जनता अपना बुलडोजर चलाकर भाजपा का सफाया कर देगी। प्रदेश का आलम यह है कि एक आईपीएस दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। गोरखपुर में पुलिस ने व्यापारी की पीट कर हत्या कर दी। कस्टोडियन डेथ के मामले में देश में यूपी सबसे ऊपर है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड, हरीश रावत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले डबल इंजन की सरकार सिर्फ बदलती रही इंजन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया है। अपने दौरे में उन्होंने जुमले अधिक सुनाए, कुछ नया नहीं किया। डबल इंजन वाली सरकार बार बार इंजन बदलती रही, लेकिन जनता को कभी नहीं बताया गया कि इंजन क्यों बदले गए। मोदी ने भी अपने दौरों में कभी नहीं बताया कि ऐसा क्यों करना पड़ा। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैंपटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री सत्र के बीच में क्यों बदला, इस बात को भाजपा के कोई भी नेता आज तक नहीं बता पाया। हरीश रावत ने कहा कि पीएम ने ऐसी कई योजनाओं का शिलान्यास किया जो कांग्रेस के कार्यकाल की स्वीकृत थी। जिस ऑल वेदर रोड की बात मोदी करते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस नाम का कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। अगर है तो कागज दिखा दें, कागज में होंगे तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि यह 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग योजना है, जिसे इन्होंने ऑल वेदर रोड का नाम दिया है। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का शिलान्यास राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के नाम से सोनिया गांधी ने किया। इसका शिलान्यास गौचर में आज भी है। 2011-12 से लेकर 2014 तक के बजट में इसका प्राविधान था। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अधिक काम भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। जो काम हुआ उसके लिए हम इनकार नहीं करते, लेकिन इस योजना की सोच कांग्रेस की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा भारतीयों की पीड़ा को बूटों तले कुचलिए मत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक न तो कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े जारी किए हैं और न ही मृतकों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी करोड़ों भारतीयों की पीड़ा और संवेदना को संवेदनहीनता के बूटों तले कुचलिए मत, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दीजिए। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार ने अब तक न तो कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े जारी किए हैं और न ही मृतकों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों भारतीयों की पीड़ा और संवेदना को संवेदनहीनता के बूटों तले कुचलिए मत, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 99,974 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,70,530 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 3,40,53,856 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 126 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 73,63,706 डोज दी गयी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 126,53,44,975 डोज दी जा चुकी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के दौरे का कांग्रेस समेत कई संगठनों ने किया विरोध, काले झंडे दिखाने की कोशिश, गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का अलग अलग संगठनों ने विरोध किया। पीएम को काले झंडे दिखाने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दून के एशले हाल चौक से गिरफ्तार कर लिया। वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की कर्णपुर में पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं भगवानपुर पुलिस ने मंडावर चेक पोस्ट से भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष मुनीलाल शिंदे, पवन कुमार, अमित कपिल को हिरासत लिया। वे पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने के लिए दून आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आगमन के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता लालचंद शर्मा के नेतृत्व में एशले हाल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगाए। आयोजन स्थल पर जाने की कोशिश करने के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई, जहां पुलिस की ओर से उन्हें गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस उन्हें निजी बस में बिठाकर ले गई। एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता डीएवी महाविद्यालय में एकत्र हुए, जहां से उन्होंने रैली स्थल की ओर नारेबाजी मार्च निकाला। कर्णपुर चौक पर पहले से मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। यहां कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की। इस पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर गढ़ी कैंट थाने ले गई। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि जिस तरह से मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार और सस्ती शिक्षा के सपने दिखाए हैं, उससे आज छात्र और युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसके अलावा एनएसयूआई नई शिक्षा नीति, शिक्षा और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण, विभिन्न परीक्षाओं में हो रहे घोटाले और लेट ज्वाइनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट न देने, बढ़ती बेरोजगारी, फेलोशिप फॉर स्कॉलरशिप में हो रही कटौती का भी विरोध कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का मोदी सरकार पर हमला, बोले केंद्र के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, फिर पीएम माफी किससे मांग रहे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों के मारे जाने के मुद्दे पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की मौत पर असंवेदनशील है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के पास जान गंवाने वाले 503 किसानों की सूची है, जबकि सरकार ने कहा है कि उसके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है।
सरकार चाहे तो हमसे आंकड़ा ले सकती है और ऐसे परिवारों की मदद कर सकती है। राहुल ने कहा, पीएम ने खुद कहा है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने देश से माफी मांगी है। उस गलती की वजह से अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप उनके नाम के बारे में झूठ बोल रहे हैं। आप उन्हें उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार कह रही है कि उसके पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है, ऐसे में मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। अगर ऐसा है तो फिर पीएम ने माफी किससे मांगी है? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारे पास 403 लोगों की सूची है जिन्हें पंजाब सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 को नौकरी दी है। हमारे पास अन्य राज्यों के 100 नामों की एक सूची है और एक तीसरी सूची है जिसमें नामों की सार्वजनिक जानकारी है जिसे आसानी से सत्यापित किया जा सकता है, लेकिन सरकार कहती है कि ऐसी कोई सूची नहीं है। राहुल ने कहा, सरकार के लिए मुआवजा राशि कोई बड़ी रकम नहीं है। ये बिल्कुल कोरोना की तरह का मामला है जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई। सरकार को किसानों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। सरकार ने लोगों की जीविका का साधन छीना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिर चुनाव लड़ने को तैयार गुलाबी गैंग कमांडर, बोली मोदी जावा चाही और कांग्रेस आवा चाही। जी हां दोस्तों, देश में चर्चित टीवी सीरियल बिग बॉस से शोहरत बटोर चुकी और जाको राखे साया जैसी फिल्म में अभिनय कर चुकी गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल एक बार फिर मऊ मानिकपुर विधानसभा चित्रकूट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहती हैं कि अब मोदी जावा चाही और कांग्रेस आवा चाही, जिससे कम से कम लोग इस जुमलेबाज सरकार से बच सकेंगे। उन्होंने बताया कि चित्रकूट के मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से 2012 और 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हूँ। पिछले चुनाव में मैं दूसरे स्थान पर थी और इस बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़ूंगी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा महिलाओं के लिए 40% टिकट का ऐलान करने से निश्चित ही महिलाओं का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। साथ ही उनकी साथ प्रतिज्ञा के कारण कांग्रेस को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में एक बैठक की उस दौरान सभी महिलाएं कह रही थीं कि मोदी इस बार जावा चाही और कांग्रेस आवा चाही, ताकि लोगों को इस जुमलेबाज सरकार से निजात मिले। संपत अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर इंटरनेशनल स्तर की गौशाला बनवाना चाहती हैं, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने लखीमपुर में किसानों को कुचले जाने, हाथरस कांड और प्रयागराज की घटनाओं को जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से गरीब और किसान बेमौत मर रहे हैं। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर मस्जिद क्या करेगा? 1947 में जन्मी संपत देवीपाल ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बदौसा गांव में रहकर ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर एक दल बनाया था, जिसका नाम गुलाबी गैंग रखा था। इस संगठन में कार्य करने वाली महिलाएं यूनिफॉर्म की भांति गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं। इसी गुलाबी रंग के कारण ही इस गैंग को गुलाबी गैंग की पहचान मिली। उन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए कई बार संघर्ष किया। लाठी के बल पर न्याय दिलाने की उनकी कार्यशैली देश भर में इस तरह लोकप्रिय हुई कि बॉलीवुड भी इनके चरित्र पर फिल्म बनाने को मजबूर हुआ। इन्हीं के गैंग के नाम पर गुलाबी गैंग फिल्म बनी, जिसमें माधुरी दीक्षित ने अभिनय किया है। संपत पाल ने खुद जाको राखे सैया फिल्म में छोटी सी भूमिका अदा की है। साथ ही टीवी सीरियल बिग बॉस में रहकर शोहरत बटोरी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश ने मेरे लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, भाजपा विधायक। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा की एक विधायक ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस सप्ताह के शुरू में उनके विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव निक्की हेम्ब्रम ने कहा कि जब उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के विधायकों की बैठक में मद्यनिषेध कानून का आदिवासियों पर बुरा प्रभाव पड़ने का मुद्दा उठाया तो उन्हें डांट दिया गया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, मैं अनुसूचित जनजाति से आती हूं तथा मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं जहां लोग पारंपरिक रूप से महुआ बनाने का काम करते हैं, लेकिन मद्यनिषेध कानून के तहत उसे अब गैर कानूनी ठहरा दिया गया है। विधायक ने कहा, सोमवार को राजग विधायकों की बैठक में उनकी आदिवासियों दुर्दशा का मुद्दा उठाना मेरा दायित्व था। जिस तरह मुख्यमंत्री ने बोला, मैं अचंभित रह गई। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसे दोहराना भी नहीं चाहती। मैं उसके बजाय इस बात को वरीयता दूंगी कि बैठक में मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे का सीधा निराकरण हो। विधायक ने यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी मंच पर शिकायत दर्ज कराई है और इस विषय पर संज्ञान लेना अब मेरी पार्टी का काम है। हालांकि मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड जदयू की नेता लेसी सिंह ने कहा कि यह गलतफहमी है और कुमार ने बस अभिभावक की भांति हेम्ब्रम से बात की थी। उन्होंने कहा, मैं बैठक में मौजूद थी। शब्दों को संदर्भ से परे नहीं किया जा सकता है और अलग मतलब नहीं निकाला जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री का विधायक को यह समझाने का इरादा था कि वह हमेशा ही महिलाओं की जरूरतों एवं आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं तथा महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने शराब पर रोक लगाने का फैसला किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा समेत कई दलों के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया, बाराबंकी और सीतापुर जिले के बहुजन समाज पार्टी बसपा समेत विभिन्न दलों के कई नेताओं ने शुक्रवार को यहां कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता संजय सिंह ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश मामलों की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के कई नेता आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रवक्ता ने बयान में कहा कि जनपद देवरिया के हिंदू युवा वाहिनी के नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल चौरसिया, बसपा के जिला प्रभारी आनंद प्रकाश भारती, बसपा के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हरिप्रसाद, मछुआरा समिति के नेता पारसनाथ निषाद, बसपा नेता राजेश कुमार मौर्य और समाजवादी पार्टी के नेता अख्तर हुसैन समेत कई नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने बताया कि सीतापुर और बाराबंकी जिलों से संबंधित ग्राम प्रधान सुरेश चंद चौहान, दिनेश निषाद, कैलाश चौहान, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी पवन चौहान आदि नेताओं के साथ आए उनके समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सिर्फ नाम बदलती है, यूपी की जनता जल्द सरकार बदलेगी। झांसी में विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव का हमला। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही सपा ने सत्ता वापसी के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। अखिलेश यादव लगातार समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज झांसी में रथ यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार ने सिर्फ जगहों के नाम बदले हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूपी में लोग अपनी सरकार बदलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में युवाओं, किसानों और व्यापारियों ने योगी सरकार से छुटकारा पाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से यहां के किसानों को होगा फायदा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना वादा पूरा किया होता तो लॉकडाउन में जनता और नौजवानों को परेशान नहीं होना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार ने लैपटॉप, मोबाइल देने का वादा किया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जनता को लैपटॉप क्यों देंगे। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते, अगर जानते तो उसकी अहमियत को समझते। अखिलेश यादव महिलाओं के खिलाफ अन्याय का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आंकड़ों में कम से कम ये बताना चाहिए कि भारत में महिलाओं और बेटियों पर सबसे ज्यादा अन्याय कहां होता है। उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर में सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिले हैं तो वो उत्तर प्रदेश सरकार है। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे सपा बीजेपी और भी ज्यादा हमलावर होती जा रही है। चुनावी सीजन में जनता तक पहुंचने के लिए सपा विजय रथ यात्रा निकाल रही है। आज अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा झांसी पहुंची। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निजी हमला करते हुए कहा कि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसीलिए वो इसकी अहमियत नहीं समझते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों से 3 दिसंबर को स्मृति दीप जलाने की अपील की। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी और अन्य सहयोगी दलों से अपील की है कि वे हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में 3 दिसंबर को किसानों की शहादत का मान बढ़ाने के लिए स्मृति दीप जलाएं। यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के किसानों के सभी शुभचिंतकों और सपा व अन्य सहयोगी दलों से अपील है कि हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में 3 दिसंबर को किसानों की शहादत का मान बढ़ाने के लिए स्मृति दीप जलाएं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की क्रूरता की याद दिलाएं। लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में तिकोनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जो अब जेल में है। आशीष मिश्रा का नाम प्राथमिकी में उन आरोपों के बाद आया कि वो उन वाहनों में से एक में सवार थे जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों को कुचल दिया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर हैं या कोहिनूर। आईटीडीसी चेयरमैन बनने पर कन्हैया ने संबित पात्रा को घेरा तो बीजेपी नेता ने बताई अपनी डिग्री। जी हां दोस्तों, न्यूज चैनल आज तक के साथ बातचीत में कन्हैया ने कहा, डॉक्टर हैं या कौन से कोहिनूर हैं जो इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया। स्टूडियो में पार्टी का पक्ष रखते हैं और हुआ करते हैं। कन्हैया के इस बयान पर पात्रा ने अपनी डिग्री के बारे में बताया और कहा कि वो अपनी योग्यता से इस पद पर बैठे हैं। पात्रा ने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें अपने व्यवहार से परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनसे पहले आईटीडीसी के चेयरमैन शंकर सिंह वाघेला थे। पात्रा ने कहा कि जहां तक योग्यता की बात है तो उन्होंने एमबीबीएस, एमएस, एमआरसीएस की पढ़ाई की है। यही नहीं, उन्होंने 2000 में यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में 19वां रैंक हासिल किया था। उन्होंने कन्हैया पर तंज कसते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से 50-50 साल तक थीसिस लिखते रहते हैं। पात्रा ने कहा कि अगर संविधान में राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाहर से 5 लाख मुसलमान आकर नॉर्थ ईस्ट को टुकड़े करने की बात करेगा तो वो जेल जाएगा।
शरजील इमाम अगर देश तोड़ने की बात करेगा तो जेल जाएगा। भाजपा प्रवक्ता और नेता संबित पात्रा को आईटीडीसी का चेयरमैन और पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह अगले 3 साल तक रहेंगे। वहीं श्री गंजी कमला वी राव आईटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त रहेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुलाबी गैंग भी तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं को 40% टिकट और नौकरियों में समान कोटा देने का वादा किया है, जिससे गुलाबी गैंग की नेता संपत पाल देवी खुश हैं। संपत पाल देवी ने कहा कि प्रियंका जी के साथ बात ये है कि वो कुछ कहती हैं तो फॉलो भी करती हैं और कांग्रेस एकमात्र सरकार है जिसने शुरुआत में गरीबों के बारे में बात की थी। उन्होंने आगे कहा कि आज अगर कांग्रेस की बात करें तो सब कुछ कांग्रेस का है। नए प्रोजेक्ट सिर्फ कांग्रेस सरकार ने बनाए हैं। अन्य सरकारें केवल उनके नाम पर परियोजनाएं शुरू करती हैं, बाकी कांग्रेस देती है। इसके अलावा किसी और ने कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया। मोदी ऐसे काम करते हैं जैसे उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया हो। संपत पाल का कहना है कि मैंने महिलाओं के लिए गांवों में सभाओं की व्यवस्था की है। मैं महिलाओं को समझाती हूं कि यह सरकार, सिर्फ यह सरकार नहीं, जो भी सरकार आई है उन्होंने हमारे बुंदेलखंड में गुंडाराज चलाया है। मैं चाहती हूं कि जब मैं यहां का विधायक बन जाऊं तो इस गुंडाराज का अंत कर दूं। मैं एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री को धमकी भी दूंगी। मैं इसे एक वादे के रूप में कहता हूं, जो लोग संसद और विधानसभा में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं, मैं उनसे उनकी सीट छीन लूंगी। क्योंकि गुलाबी गैंग इतनी ताकतवर है कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो गुलाबी गैंग के सभी सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही मैं भीतर उनका न्याय बनूंगी। बता दें, गुलाबी गिरोह 2006 में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में संपत पाल देवी द्वारा गठित एक असाधारण महिला आंदोलन है। यह क्षेत्र देश के सबसे गरीब जिलों में से एक है और एक गहरी पितृसत्तात्मक संस्कृति, कठोर जाति विभाजन, महिला निरक्षरता, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह और दहेज की मांग से चिन्हित है। महिलाओं के समूह को लोकप्रिय रूप से गुलाबी या गुलाबी गिरोह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सदस्य चमकीले गुलाबी रंग की साड़ी पहनते हैं और बांस की छड़ें पहनते हैं। संपत कहते हैं, हम सामान्य अर्थों में एक गिरोह नहीं हैं, हम न्याय के लिए एक गिरोह हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में होगा जन अधिकार पार्टी का विलय। प्रकोष्ठों की कमेटियां भंग, 19 को पटना में हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी लो के कांग्रेस में विलय को लेकर कयास तेज हो गए हैं। जाप के सभी प्रकोष्ठ की कमेटियां भंग किए जाने के बाद संभावना जताई जा रही है कि जल्द पार्टी का विलय कांग्रेस में हो सकता है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को पार्टी की सभी कमेटियों को भंग किए जाने की जानकारी दी। बता दें कि पिछले दिनों यह चर्चा जोरों पर थी, पर किन्हीं वजहों पर मामला ठंडा पड़ गया था। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जाप ने गुरुवार को सभी प्रकोष्ठों की तमाम कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि आगामी 19 दिसंबर को पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य भाग लेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा लोगों के पीछे से जीप चढ़ाई, अंग्रेजों से कम नहीं ये पार्टी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हर पार्टी का नेता आजकल ऐसा बयान दे रहा है जो चर्चा का विषय बन रहा है। हाल ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा की तुलना अंग्रेजों से कर दी। ललितपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ाने के मामले में उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग कांड में अंग्रेजों ने सामने से लोगों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के नेता लोगों पर पीछे से जीप चढ़ा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सपा सुप्रीमो यादव ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक जितनी जानें पुलिस कस्टडी में गई हैं, उतनी किसी भी राज्य में अब तक नहीं गई। थानों में जान लेने की घटना में यूपी नंबर 1 है। कोई कल्पना भी कर सकता है कि 2 फीट की पाइप से कोई फांसी लगा सकता है। ये कहते हैं कि दमदार सरकार है, लेकिन ये दमदार झूठ है। दमदार झूठ वालों ने सोचो कैसा करके दिखाया। लखीमपुर की वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। जब किसान अपने हक को मांगने निकले तो यही गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथियों ने किसानों पर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय कोई किसी पर जीप चढ़ा सकता है। एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भाजपा की सरकार में किसानों के ऊपर पीछे से चढ़ा दिया गया। ये अन्याय है। किसान अपना हक मांग रहे थे। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। जब वे लौट रहे थे तो एक जीप ने पीछे से आकर किसानों को कुचल दिया था। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। जीप चढ़ाने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे जेल में हैं। ललितपुर की जनसभा के दौरान अखिलेश यादव के साथ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। बता दें कि इन दिनों अखिलेश यादव की रथ यात्रा बुंदेलखंड में चल रही है। वे रथ यात्रा के साथ जगह जगह रैली भी कर रहे हैं।